तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इजी इंग्लिश विद पवन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके सामने पिछला वीडियो था पैसिव वॉइस का बेसिक रूल का, और जो कि आपने बहुत ही अच्छा उस पर रिस्पॉन्स किया। आज देखिए हम सभी पढ़ेंगे एक टॉपिक, आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह एकेडमिक पोर्शन हो चाहे कम्पिटिटिव पोर्शन हो, हर समय यह जानने का आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो आइए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम सभी पढ़ेंगे सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स एंड देयर काइंड्स। सेंटेंसेस एंड देयर काइंड। सेंटेंस की बात की जाए, सेंटेंसेस ना लिख करके अगर हम यहाँ सेंटेंस लिखो तो बेहतर है। सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। वास्तव में हम दिन प्रतिदिन बहुत से सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जो अनगिनत होते हैं, लेकिन हम सभी जान नहीं पाते हैं कि सेंटेंस वास्तव में होता क्या है। अगर जो आपको डेफिनेशन लिखने के लिए कभी आपके एकेडमिक पोर्शन में, एकेडमिक क्लासेस में डेफिनेशंस या फिर कोई पूछता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप के अंदर हेजिटेशंस होते हैं, ढेर सारे हेजिटेशंस होते हैं और आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आइए हम सभी देखते हैं, पहले देखें सेंटेंस क्या होते हैं। जब सेंटेंस जान लेंगे तो उनके काइंड्स के बारे में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। आइए हम सभी आज सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सभी देखते हैं सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस जो होता है वह हिंदी रूप में उसको अगर बोला जाए तो उसे वाक्य बोलते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण वाक्य होता है। आखिर में वाक्य कहते किसे हैं, यह आपके सामने अनेकों बार आया होगा। सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस। आप अगर जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो वाक्यों का प्रयोग होता है। कुछ भी आप जो भी किताबें पढ़ते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वह वाक्यों से ही मिलकर बने होते हैं। उनके बारे में अगर जो बात की जाए तो होती क्या है आखिर में, तो इनको आज हम सभी देख लें। तो सेंटेंस होते क्या होते हैं, तो अगर जो शॉर्ट लैंग्वेज में देखा जाए, ट्रिकी रूप में देखा जाए, तो यह जो होता है वह क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। शब्दों का एक समूह होता है। तो क्या शब्दों का समूह होता है तो किसी भी शब्द को हम रख सकते हैं और बोलते कि यह वाक्य है? नहीं, कभी ऐसा नहीं कर सकते। शब्द कैसे होनी चाहिए? शब्दों का जो होता है, शब्द जो होने चाहिए व्यवस्थित होने चाहिए। पहली बात अगर यहाँ देखा है, शब्द व्यवस्थित होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। चलिए ठीक है, हम जान गए कि शब्द क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, सही क्रम में होना चाहिए। यानी कि उनकी एक क्रमावली होती है, उस क्रम के अनुसार शब्द अपने आते हैं। एक और टॉपिक की बात की जाए इसमें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शब्द ये जो होना चाहिए वह अर्थपूर्ण होना चाहिए। शब्द या शब्दों का समूह शब्दों का समूह अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं यहां पर कि वाक्य कहते किसे हैं। अब वह वाक्य जिनमें एक शब्दों का समूह होना चाहिए, शब्द व्यवस्थित होने चाहिए, यानी उसका जो क्रम है वो सही प्रकार से होना चाहिए, और उन शब्दों का समूह एक अर्थपूर्ण भाव प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यहाँ पर वाक्य की परिभाषाएं आप बहुत ही आसानी के साथ इसे दे सकते हैं, सबको बता सकते हैं। शब्दों का वह समूह जो व्यवस्थित हो और अर्थपूर्ण हो, उसे वाक्य कहते हैं। आइए अंग्रेजी की बात की जाए तो कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, राम इज कॉलिंग यू। हमने कहा राम इज कॉलिंग यू, राम इज कॉलिंग यू। देखिए यह शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, सभी क्या है? शब्द है। तो यह एक शब्दों का समूह है। हम देखते हैं क्या यह व्यवस्थित है। तो इससे व्यवस्थित रूप में देखने के लिए अगर जो अंग्रेजी आप पढ़ते हैं तो उनका एक ऑर्डर होता है
कि सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी बात की जाए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब। एंड अगली बात जो होती है, इनमें एक मेन वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। अगली जो बात की जाए तो इनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अन्य जो बच जाते हैं उन्हें आप रख लेते हैं। ये एक वाक्य का छोटा सा स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं सबसे पहले कर्ता आता है। ये इनको अगर जो संयुक्त रूप से बात करें तो इनको आप बोल सकते हैं कि यह वर्ब है। ये दोनों को बोल सकते हैं कि अब क्या है, यह वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब होती है उसके अर्थ को स्पष्ट कर देता है कि वर्ब करना आखिर में क्या चाहती है, ये चीजें होती हैं। ओके, तो हम इसको टेस्ट करते हैं आखिर में सेंटेंस इस जो फार्मूला है, ये जो ट्रिक्स है, इस पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेरी करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले राम, जो कि एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब रखी गई है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद एक वर्ब है एंड वर्ब के बाद क्या आप यहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं राम इज कॉलिंग यू। इनका एक अर्थ भी है कि राम आपको क्या कर रहा है, बुला रहा है। राम आपको बुला रहा है या राम तुम्हें बुला रहा है। आप इसे एक वाक्य कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखा जाए ये जो हमने स्ट्रक्चर दिया था वह इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो ये रही आपके सेंटेंस की परिभाषा और एग्जांपल्स। आइए हम आगे बात करते हैं। अगर तो सेंटेंस जो होता है उसके काइंड्स होते हैं, यानी उनके पार्ट्स भी होते हैं। यानी कि सेंटेंस आप बोल सकते हैं शब्दों का समूह है, तो शब्दों के समूहों में उनमें क्या है, हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं। तो यहाँ हम अगला अगर जो टॉपिक देखा जाए, अगर जो इन्हीं से रिलेटेड देखा जाए जो भी है, तो काइंड्स या काइंड्स बोल सकते हैं या पार्ट्स बोल के बेहतर होगा सबसे, क्योंकि हम यहाँ पार्ट ही देख रहे हैं, तो बोल देंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यहां हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम जैसे भी रखते हैं वाक्य को यहां पर, तो ये देखिए हमने लिखा था राम इज कॉलिंग यू। तो यहां पर हम देखें तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, मेनली जो होते हैं मुख्य रूप से सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ये पार्ट और दूसरा होता है ये पार्ट। यानी कि कहने का मतलब इनके कोई पर्टिकुलर नेम भी होंगे। तो जिनके यहां पर बात की जा रही है सब्जेक्ट, जो पहला पार्ट होता है वह होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता। ओके, कर्ता किसे कहते हैं, अब हम इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। जिनके बारे में कोई बातें की जाए, यहां कह रहा है, ये पूरा वाक्य है, एक सेंटेंस है, और सेंटेंस में किनके बारे में बात की जा रही है, किनके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में बात की जा रही है कि राम तुम्हें क्या कर रहा है, बुला रहा है। ओके, तो राम के बारे में बात की तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा जो पोर्शन बच जाता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, बोलते हैं प्रेडिकेट। अब चलिए इनके हिंदी के बारे में बात करिए। तो सबको पता है सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता होता है। एंड प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। विधेय। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि यह वाक्य पूरा जिनके बारे में बात करेगा उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है, कर्ता के बारे में जो बातें कही जाती हैं, यानी इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जाएगी वह क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, तो यहां पर हमने देखा सेंटेंस के पार्ट्स देख लिए। अब यहाँ पे एक बारी आती है कि क्या सेंटेंस जो ये सब्जेक्ट जो होता है क्या एक ही शब्द का होता है, नहीं, सब्जेक्ट जो होते हैं कई शब्दों के होते हैं, यानी सब्जेक्ट जो आएगा वह कई शब्दों में। तो क्या इन्हें केवल सब्जेक्ट ही बोलेंगे, कदापि नहीं ऐसे करेंगे, क्योंकि हम यहां देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में बातें कर ली जाए तो सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है, इनके भी अलग अलग
पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, उसके बाद प्रेडिकेट के बारे में समझते हैं। पहले देखते हैं इसको। तो एक एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, माई फादर कॉल्ड मी, माई फादर कॉल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया। ओके, तो यहां पर देखते हैं ये पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये पूरा आपका क्या है, प्रेडिकेट है। तो क्या हम इनको सब्जेक्ट ही बोलेंगे? नहीं, इनको सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि सब्जेक्ट के क्या है, अलग अलग पार्ट है। हाँ, संयुक्त रूप से अगर जो आपको बोलना है कि सब्जेक्ट कौन इसमें है इस वाक्य में, तो आप बोल सकते हैं माई फादर। क्या बोल सकते हैं संयुक्त रूप से? माई फादर। लेकिन अलग अलग पूछ दिया जाए कि माई क्या है एंड फादर क्या है, तब उसमें आप क्या करते हैं, तब आप देखिए, जब कभी भी अगर जो इस प्रकार के दो शब्द से मिलकर सब्जेक्ट बना हो, तो उनमें जो वर्ब के पास वाला होता है, जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मेन या हेड वर्ड। हेड वर्ड उनको बोलते हैं मेन वर्ड या हेड वर्ड बोलते हैं। लेकिन उससे पहले वाला जो होता है, यानी कि जस्ट मेन वर्ड के जस्ट पहले वाला होता है, उसको बोलते हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर, ये चीजें होती हैं। तो बात यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्ट दो शब्दों का भी आ सकता है और तीन शब्दों के भी आ सकते हैं। ये पूछेंगे आपकी कि कौन सी नई बला है, तो ये बला नहीं है। आप ऐसे आपके किताबों में दिया गया होता है, आप कहीं पढ़ते हैं, किसी ने कोई पूछ दिया तो बताते क्या है। तो आइए तीन शब्दों के सब्जेक्ट हम देखते हैं, तीन शब्दों के सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया और लिखा हमने यहाँ पर कि ए यंग बॉय, YOUNG, यंग बॉय, यंग बॉय इज प्लेइंग हॉकी। ए यंग बॉय इज प्लेइंग हॉकी, हमने यहां पर देखा। तो यहां हम देख रहे हैं अब सब्जेक्ट कितने शब्दों का हो गया, तीन शब्दों का यहां पे सब्जेक्ट हो गया। तो दो से तो आप परिचित ही हैं, यानी कि वर्ब के जस्ट पास वाला जो होता है इसको बोलते हैं मेन या हेड वर्ड। मेन या हेड वर्ड। वर्ड उससे पहले वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफायर। क्वालिफायर, फ्री फायर नहीं, क्वालिफायर। ओके, एंड अगला जो हो जाएगा वो आपका होगा डिटरमाइनर, DETERMINER, डिटरमाइनर। तो हम यहां देखते हैं कि सब इसको संयुक्त रूप से आप क्या बोलते हैं, संयुक्त रूप से इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। और यहां पर देखा जाए, लेकिन अलग अलग बोलने की बारी आ जाए तो इसको बोलते हैं वर्ब के पास वाला मेन वर्ड या हेड वर्ड, इसको क्वालिफायर एंड डिटरमाइनर। ये रहे आपके सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट। आइए हम सभी अब देखते हैं कि वर्ब में क्या क्या, प्रेडिकेट में क्या क्या होता है। प्रेडिकेट की बात कर ली जाए तो प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट लिख सकते हैं आप, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के हिस्से क्या क्या होते हैं, अगर जो एक एग्जांपल लिया तो हमने कहा सी रीड्स, वह पढ़ती है। यहां पर तो आपने झट से बता दिया इसको कि ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और इसको आपने क्या बोला, यही तो है कि जब सब्जेक्ट के बाद जितने सब बच जाते हैं वह सभी प्रेडिकेट में आते हैं। तो प्रेडिकेट में सबसे पहले आती है वर्ब। क्या आती है, वर्ब। ओके, अगले अगर जो सेंटेंस की बात करें, क्या एक ही सब्जेक्ट में, एक ही प्रेडिकेट में एक ही शब्द आता है? नहीं, प्रेडिकेट में एक शब्द नहीं बल्कि अनेकों शब्द आते हैं, जो यहाँ पर आपको मेंशन कर रहे हैं और समझाने का प्रयास करेंगे इसको एग्जाम्पल के द्वारा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, सी रीड्स, क्या पढ़ती है, ए बुक। सी रीड्स ए बुक। यहां देखा जाए तो आपने झट से बता दिया, इसे तुरंत बता दिया कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। और आपने ये कहा कि ये क्या है, वर्ब है। और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद हमने देखा था सेंटेंस में कि वर्ब के बाद जो कोई भी आता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, एक और एग्जांपल हम सभी लेंगे और उसमें देखेंगे क्या होता है। तो यहां हम देखते हैं सी
gave me a gift. She gave me a gift. उसने मुझे एक गिफ्ट दिया. ओके, तो हमने देखा यह क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये आपका वर्ब है, एंड ये आपका है ऑब्जेक्ट, एंड ये भी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है. तो इस बात को समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है. तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिफाइन करेंगे. तो यहाँ हम देखते हैं कि यह एक ऑब्जेक्ट है और यह एक ऑब्जेक्ट है. तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि जो लिविंग पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, और प्रोनाउन में आप पढ़ते हैं आई का, मी, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ही का, हिम होता है, सी का, हर होता है. इस तरीके से यहाँ पे अगर जो आते हैं आप, वह तो जो लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हो वह आपके कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे अगर लिख दिया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हमने ये चीजें देख ली. इसमें एक और पोर्शन रह जा रहा है प्रेडिकेट का, तो उसको हम सभी देखते हैं, वह होता है क्या. एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. यहाँ पे हमने देखा एक और एग्जाम्पल. तो प्रेडिकेट का एक हिस्सा रह गया आपका, उसमें क्या है देखते हैं. तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो हो गया, सी कॉल्ड मी हीरो. सी कॉल्ड मी हीरो. हमने कहा यह क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो ये कौन सी नई बला है, यह बला नहीं है, ये भी एक ऑब्जेक्ट का ही पोर्शन होता है, जिसको आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट. ओके, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. तो यहां देखा जाए तो क्या होता है कि दो लिविंग ऑब्जेक्ट जब आ जाते हैं तो उनमें पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, और दूसरा जो हो जाता है वह क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको. तो इस तरीके से यह सभी सेंटेंस के पार्ट हुए. सेंटेंस के पार्ट में हमने देखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट के हिस्सों में हमने देखा क्या क्या होते हैं, एंड प्रेडिकेट्स के पार्ट्स में हमने देखा क्या क्या होते हैं. तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को पूरी तरीके से पढ़ लिया. आइए हम सभी पढ़ते हैं काइंड्स, दियर काइंड्स, यानी सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में. तो यहां देखा जाए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये भी कह सकते हैं, सॉरी काइंड्स ही बोलेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस या सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार. वाक्यों के प्रकार कितने तरीके के वाक्य होते हैं आप यहां पर देखेंगे. तो यहां पर बात की जाए पहले प्रकार के वाक्य की, तो वो होता है असर्टिव. असर्टिव सेंटेंस, SENTENCE. असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, वह वाक्य, इसको अगर जो कहा जाए तो साधारण वाक्य होता है. हिंदी में अगर जो बात की जाए तो होता है साधारण वाक्य. साधारण वाक्य. देखिए, तो यह कहा जाए जिनमें वाक्यों को क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. असर्टिव सेंटेंस की बात की जाए तो दो पार्ट होते हैं असर्टिव के. वह होता है पहला अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड दूसरा जो होता है वह होता है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य. वाक्य, और इसे आप बोलते हैं नकारात्मक वाक्य. इसको आप बोलते हैं नकारात्मक वाक्य. आइए सभी देखते हैं क्या होता है. तो इसके और डिफिनेशन की बात की जाए तो वो होता है जिन वाक्यों को सकारा जाता है, सकारा जाता है, जिन वाक्यों को क्या किया जाता है, सकारा जाता है, उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब सकारने का मतलब क्या है, मैंने यहां पर लिख दिया राम इज
गोइंग, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, राम जा रहा है। तो इस तरीके से वाक्य आपका दिख रहा है कि यह सकार में रूप में है, सकार रूप में, यानी कि यह आप बोल सकते हैं कि इनमें किसी नकारात्मक चीजों का प्रयोग नहीं किया गया है, यह सकार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला देखते हैं जिन वाक्यों को नकारा जाता है। यहां पर देखते हैं जिन, अब अगर शॉर्ट में लिख दें वैसे ही चीजें होता है, इसमें क्या होता है, नकारा जाता है। नकारा जाता है मतलब क्या है, जिन वाक्यों को नकारा जाता है वह क्या होता है, वह क्या कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। इनमें कहते हैं राम इज नॉट गोइंग, राम नहीं जा रहा है, राम नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से यह क्या है, नकारात्मक वाक्य है। जैसे आप बोलते हैं इसमें कि आई हैव नो पेन, ये भी नकारात्मक वाक्य, आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। तो क्या यहाँ पे नो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नकारात्मक को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अगर बोलते हैं नोबडी इज इन माई, नोबडी बडी, नोबडी इज कॉलिंग, नोबडी इज कॉलिंग यू, नोबडी इज कॉलिंग यू, आपको कोई नहीं बुला रहा है। तो यह हो गया आपका क्या, असर्टिव सेंटेंस। अगले वाक्य की बात की जाए तो दूसरा वाक्य क्या होता है इनमें, तो दूसरा जो वाक्य होता है वह होता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि वह वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ओके, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, यानी कि एक होता है एस या नो टाइप, एस या नो टाइप, और जो दूसरा होता है वह होता है WH टाइप, WH टाइप, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे इज ही मैड, क्या वह पागल है, इज ही मैड, क्या वह पागल है। और दूसरा अगर जब वाक्य लें तो यह कैसा है, इज ही मैड, क्या वह पागल है, तो आप बोल सकते हो नो या एस, नो या एस में आप इसका रिप्लाई कर सकते हो। दूसरे वाक्य की बात की जाए कि यहां कह रहा है कि when will she come, when will she come, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसकी यही पहचान होती है। तो when will she come, यहां देखा हमने WH वर्ड है, मतलब यह प्रश्नवाचक शब्द है। तो when will he come, वह कब आएगी, यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, वाक्यों को आप वाक्यों में इसका उत्तर देते हैं इसका। तो यह आपका इंट्रोगेटिव, यानी कि एक बार पुनः बता दिया जाए तो जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरे की बात की जाए तो तीसरा है इंपरेटिव, IMP RA PIV, IMPE सॉरी IMPERATIV, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो क्या होता है, इन शब्दों में या इन वाक्यों में आप बोल सकते हैं, इन वाक्यों में क्या होती है, वाक्य में प्रार्थना, आदेश, विनती आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है। इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में प्रार्थना, आदेश, विनती, और जो आप आगे कहें तो क्या बोलते हैं, एडवाइस, सलाह जिसको बोल सकते हैं आप, आदि का भाव प्रकट होता है, वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। हमने कहा कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर, हमने कहा यहाँ कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ एग्जांपल के तौर पे आप लिखें कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको यहाँ पे एक तरीके का सुझाव दिया जा रहा है कि डॉक्टर को क्या कर लो, बुला लो। ठीक है, हमने लिखा प्लीज प्लीज ओपन द बुक, ओपन द बुक, कृपया क्या करो, किताब खोलो। तो ये क्या है, आपका रिक्वेस्ट है।
इस तरीके के वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अगली और लास्ट की बात कर ली जाए तो वह है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयवाचक। विस्मयवाचक क्या होता है? वाक्य होता है। देखिए इनके बारे में ज्यादा डिस्कस ना करेंगे क्योंकि इसमें दुख प्रकट करता है, प्रार्थना होती है, प्रार्थना, हर्ष होता है, आश्चर्य होता है, आश्चर्य, ये सारी जिन वाक्यों में प्रकट किए जाते हैं, जितनी सारी चीजें यहाँ होती हैं, दुख होता है, प्रार्थना, हर्ष या फिर आश्चर्य, ये सब किसी भी वाक्य में आपको दिखते हैं तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इनके अंत में, इनके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इनके अंत में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या चिन्ह होता है उसका? ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमने सभी ने देखा कि सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा और उनके काइंड्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा। मैं आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।